बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, MCQs, न्यूमेरिकल्स भी पेपर में दिए जाते हैं। याद रखिएगा, इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ पेपर में लाजमी आता है। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक बहुत ही आसान और सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है बच्चों, मैं आपको इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, जिसे आप अपने पास सेव कर लेंगे और एग्ज़ाम के डेज़ में जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे। इसके अलावा एक बेनिफिट आपको और मिलेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस टॉपिक को पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये हमारी 2 डायमेंशनल मोशन होती है। तो इसलिए पहले मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होती क्या है। ठीक है, और वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि ये 1D है, ये 2D है, ये 3D है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों आपने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ड्रा कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा ये 3 एक्सिस आ गए हमारे पास। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक वक्त में सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मूव करता है, जैसे ये एक बॉल है अलोंग द x एक्सिस मूव कर रही है, या एक वक्त में ये अलोंग द y एक्सिस मूव कर रही है, या एक वक्त में ये अलोंग द z एक्सिस मूव कर रही है। एक वक्त में अगर किसी एक एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव करेगी तो हम कहेंगे कि इसकी जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, जैसे मोशन अलोंग द x एक्सिस, और मोशन अलोंग द y एक्सिस, और मोशन अलोंग द z एक्सिस। ठीक है, अच्छा 2 डायमेंशनल मोशन क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में एट द सेम टाइम 2 एक्सिस के ऊपर मूव करे, ठीक है, जैसे अलोंग द x एक्सिस भी और अलोंग द y एक्सिस भी, तो हम कहेंगे कि ये जो मोशन है इस ऑब्जेक्ट की वो 2 डायमेंशनल है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास आ गया जी x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, अब ये बॉल ना तो अलोंग द x एक्सिस मूव कर रही है, ना ही अलोंग द y एक्सिस मूव कर रही है, बल्कि x और y के दरमियान मूव करती हुई जा रही है। ठीक है, इसको हम प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका जो कमरा है उसकी कोई भी एक दीवार ले लीजिए, वो प्लेन है। ठीक है, नीचे ग्राउंड ले लीजिए, प्लेन है। ठीक है, तो अगर दीवार के ऊपर कोई भी एक इंसेक्ट है, वो यहाँ से यूँ चलता हुआ जा रहा है ऊपर ऐसे, ठीक हो गया, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ही वक्त में इस तरफ अलोंग द एक्स एक्सिस भी फासला तय कर रहा है और अलोंग द वाई एक्सिस भी वो फासला तय कर रहा है। तो एक ही वक्त में जब वो 2 एक्सिस के ऊपर मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, इसी तरह 3 डायमेंशनल क्या होती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक ही वक्त में तीनों एक्सिस के अलोंग मूव करे, तीनों एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहेंगे कि इसकी जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, जैसे रूम का कॉर्नर ले लीजिए, अब जो यहाँ से कोई भी इंसेक्ट है, ना वो इस दीवार के ऊपर चढ़ेगा, ना वो इस दीवार पे चढ़ेगा, ना ही वो ज़मीन पर आएगा, बल्कि वो यहाँ से सीधा ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ फासला अलोंग द एक्स एक्सिस कवर करेगा, कुछ अलोंग द वाई एक्सिस कवर करेगा, इसी तरह से कुछ फासला वो अलोंग द जेड एक्सिस कवर करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉल को मूव करते हुए दिखाया है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन होती है। बात समझिए, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, देखिए मोशन दैट टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। 2 डायमेंशनल मोशन वो होती है जो एक ही वक्त में 2 डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, जैसे अलोंग द एक्स एक्सिस भी फासला तय हुआ, अलोंग द वाई एक्सिस भी फासला तय हुआ। तो ये आ जाती है जी हमारे पास एग्जांपल 2D मोशन की या 2 डायमेंशनल मोशन की। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको जिक्र इसलिए किया क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारा 2 डायमेंशनल मोशन है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है 2 डायमेंशनल या 2D मोशन की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और वो है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। डिस्कस करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। बच्चों एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये ग्राउंड है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, उस फुटबॉल को किक किया गया है, वो फुटबॉल यूं जाता है ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब देखिए
वो यहाँ से आगे भी बढ़ रहा है और यहाँ से ऐसे ऊपर भी जा रहा है। आगे को भी मोशन है, ऊपर का भी मोशन है, ठीक है। तो एक ही वक्त में दो एक्सिस के ऊपर बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो ये एक तरह की क्या होगी, 2 डायमेंशनल मोशन होगी। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन होती है। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है, और वो कौन सी फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा कोई भी फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होती, ठीक हो गया। तो हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली एक 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। एक बार आपने इसको हिट कर दिया, वो मूव करना शुरू हो गया। अब ड्यूरिंग मोशन इसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वही एक्ट करे। तो ये जो मोशन है इस ऑब्जेक्ट की, इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। फिर सुनिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है जिसके दौरान बॉडी के ऊपर सिर्फ सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक हो गया। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे ये फुटबॉल जो है यहाँ से किक कर दिया गया, बस अब ये मोशन में आ गया, ड्यूरिंग मोशन और कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसकी मोशन को हम बोलेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। अच्छा जी, तो डेफिनेशन को भी देख लिया आपने। अब आपको एक और जो है वो टेक्निकल पॉइंट बता दूँ बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 तरह की होती है, एक है जी हमारे पास रियल प्रोजेक्टाइल, एक है आइडियल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब फुटबॉल जो है ना, फुटबॉल अगर देखा जाए तो ये रियल प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल में आता है। रियल प्रोजेक्टाइल वो होता है जहां पर रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां से आपने फुटबॉल को किक किया, ठीक है, और ये फुटबॉल यूँ मूव करता हुआ जा रहा है। अब सामने उसमें एयर एक अपोजिंग फोर्स लगा रही है, एक रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो एयर लगा रही है इसके ऊपर, तो एक एडिशनल फोर्स आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर सामने से तेज़ हवा आए तो वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है, इसको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप इसी एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे, इसको सेम फोर्स के साथ किक करेंगे, तो कभी ये फुटबॉल यहाँ गिरेगा, कभी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, कभी थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, और एन मुमकिन है कि ये डायरेक्शन भी चेंज कर ले। यानी यूँ जाता जाता हो सकता है इधर को निकल जाए, या फिर यूँ जाता जाता हो सकता है इधर को आ जाए, ठीक है। तो वो 3 डायमेंशनल में फिर चला जाएगा, तो वो फिर प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा। बात समझ गए। तो जो रियल प्रोजेक्टाइल होता है ना, रियल प्रोजेक्टाइल, उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर विंड का भी इफेक्ट होता है, उसके ऊपर जो है वो एयर की जो फ्रिक्शन है, रेजिस्टिव फोर्स है, उसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि उसकी मोशन को डिस्टर्ब करते हैं। और इस तरह से हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस रियल प्रोजेक्टाइल की बजाय हम एक आइडियल प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं। और आइडियल प्रोजेक्टाइल में पता क्या होगा, हम सिर्फ वो तमाम चीज़ें निगलेक्ट कर देंगे जो इसकी मोशन को डिस्टर्ब करती हैं, जिसमें विंड भी आ जाती है, जिसमें एयर फ्रिक्शन भी आ जाती है, और तमाम वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है। अब याद रखना है आपने कि जो रियल प्रोजेक्टाइल होता है उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट होती हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे विंड की वजह से उसके ऊपर फोर्स आ जाती है जो कि उसकी मोशन को डिस्टर्ब करती है। अब हम उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, इस वजह से हम फिर क्या करते हैं जी, हम आइडियल प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करते हैं। आइडियल प्रोजेक्टाइल में हम वो तमाम चीज़ें निगलेक्ट करेंगे, उन तमाम चीज़ों को हम जो है इग्नोर करेंगे जो कि इसकी मोशन को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी आइडियल प्रोजेक्टाइल में, इन आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन वी निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, wind speed and all the other effects influencing the flight of the real projectile, ठीक है। जो जो चीज़ें मुतासर कर सकती हैं इसकी उड़ान को, उन सब को हमने निगलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी डायग्राम के ऊपर आते हैं और इसको फर्दर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपने ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर देने हैं, और यहाँ से इस तरह से कोई भी फुटबॉल बना दीजिए, बॉल बना दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और यूँ ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा होगा ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने बना दी इसकी डायग्राम, राइट। अब आपने जब इसको एक्सप्लेन करना तो आपने बताना है जी, हम एक बॉल को थ्रो करते हैं एट सम एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम इस फुटबॉल को यहाँ से हिट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फुटबॉल यहाँ पड़ा था, ऐसे हिट किया गया, ठीक है, विद एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी वो वी आई थी।
अब एक बात यहाँ पे याद रहे कि जो आपका एंगल थीटा होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज ये फिर 2 डायमेंशनल मोशन नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अगर 0 का एंगल हुआ तो फिर फोर्स बिल्कुल यूं लगेगी इसके ऊपर, तो फुटबॉल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूं ट्रैवल करके जाएगा, वो फिर 1D मोशन में आएगा, 2D मोशन में नहीं आ सकता। अगर आप 90 डिग्री का एंगल लगा दें यानी सीधा वर्टिकली अपवर्ड, तो ये बॉल सिर्फ एक ही लाइन के अलोंग जो कि वाई एक्सिस है उसके अलोंग मूव करेगा, 1D मोशन बन जाएगी, 2D मोशन ये नहीं बनेगी। जबकि प्रोजेक्टाइल कौन सी मोशन होती है? 2D मोशन होती है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन यानी एक ही वक्त में बॉडी 2 एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे जी, हमने इस एंगल थीटा को 0 से बड़ा रखना है, 90 से छोटा रखना है। ठीक है, तब जाके हमारा जो ये फुटबॉल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा। बात समझ गए? तो मैंने क्या बताया, एक फुटबॉल ले लो, उसको आपने किक करना है एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी vi एंड थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कर्व्ड पाथ जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, ये कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ यूं आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट है। तो जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये आगे को भी बढ़ रहा है और वर्टिकली ऊपर और नीचे भी आ रहा है। देखिए यहां से ऊपर जाता जा रहा है, फिर यहां से नीचे आता जा रहा है, तो इसके अंदर दोनों तरह की मोशन आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, दूसरी वर्टिकल मोशन है। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगा कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद फिर हमने यहां पर देखना है कि इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक तो बच्चों जब ये मूव कर रहा है, स्टार्टिंग में किक कर दिया उसको भूल जाओ, फिर अब ये मोशन में है, ड्यूरिंग मोशन इसके ऊपर जो है वो एक तो फोर्स एक्ट होती है रियल केस के अंदर, वो कौन सी मैंने आपको बताई थी, वो थी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। दूसरी इसके ऊपर जो है वो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट होती है। अगर आप आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो आइडियल प्रोजेक्टाइल के अंदर फिर इसके ऊपर जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं होगी, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, जो इसकी मोशन को डिस्टर्ब करेगी। सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स रह जाएगी, वो कौन सी फोर्स होगी? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक हो गया? अच्छा, तो याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन को अगर कोई डिस्टर्ब करता था तो वो सिर्फ और सिर्फ एयर रेजिस्टेंस थी। जब आप आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो वो आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया, अब कोई फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं है जो कि इसकी मोशन को डिस्टर्ब करे। ठीक है, अलोंग द वाई एक्सिस फोर्स मौजूद है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसलिए मैंने लिखा कि जब आपका प्रोजेक्टाइल आइडियल केस होगा तो उस केस के अंदर जो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है वो नेट फोर्स 0 होगी, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को और विंड को और तमाम फैक्टर्स को जो कि इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकते थे आपने उसको निगलेक्ट कर दिया। तो नो नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स आप अप्लाई नहीं करते तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहां पर फिर एक्सेलरेशन भी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। ठीक होगी बात? अच्छा जी, तो अब इसकी जो मोशन है अलोंग द एक्स एक्सिस उसको कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही जो उसको रोकेगी या उसको तेज करेगी। ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। जब एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो बॉडी जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं आपको बताता भी हूँ। कंसीडर अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। द बॉल विल मूव इन द कर्व्ड पाथ के अंदर मूव करेगी। ठीक है, इट कवर्स वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक है, देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 फ्रिक्शनल फोर्स। आइडियल केस के अंदर क्या करते हैं आपने प्रोजेक्टाइल के, आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया। जब निगलेक्ट किया तो नो फ्रिक्शनल फोर्स, सो नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस इज 0, सो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी 0। When there is no force, there is no acceleration. ठीक हो गया? अच्छा जी, तो आपने यहां पर यह भी बता देना, इन हॉरिजॉन्टल मोशन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नो एक्सेलरेशन। जब फोर्स ही अप्लाई नहीं हुई, नेट फोर्स ही 0 है, तो एक्सेलरेशन भी अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी अलोंग द एक्स एक्सिस, वो एयर रेजिस्टेंस थी, उसको निगलेक्ट कर दिया, कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में याद रखना, ये बात बड़ी अहम बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। प्रोजेक्टाइल की मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहती है, आइडियल प्रोजेक्टाइल। ठीक हो गया?
अच्छा जी, द बॉडी विल मूव विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके। बट अगर आप बात करें वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो इसकी केस के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास नेट फोर्स मौजूद है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जहाँ फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन, आपको वो ऐड याद होगा, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL, ऐसे याद रखिए, जहाँ फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन, ठीक है। जहाँ फोर्स नहीं है वहाँ एक्सेलरेशन भी नहीं है, जहाँ फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो फोर्स है अलोंग द वाई एक्सिस, वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो AY इज इक्वल्स टू स्मॉल g, राइट। अब इस प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ फॉलो किया है, इस पाथ का भी एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पाथ की शेप कैसी है, ये भी MCQs वगैरह में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो पाथ होती है वो किस शेप की होती है। तो बच्चों ये जो शेप है ना, ये शेप, इस शेप का नाम होता है पैराबोला, ठीक है। तो याद रखना आपने, ये चीज़ आपसे MCQs में पूछी जाएगी कि प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है वो पैराबोलिक शेप की होती है, ठीक है। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ से ना आपने इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है, ठीक है। पहली कैटेगरी जो है वो प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने हॉरिजेंटली लॉन्च किया, यानी कि अगर मैं हाइट पे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, और ऊपर से मैं प्रोजेक्टाइल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को यूं थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो वो यूं जाता है, उसके बाद ऐसे यूं नीचे गिरेगा इस तरह से। अब इसको मैंने हॉरिजेंटली लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये पहला केस है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड हॉरिजेंटली। और एक जैसे मैंने यहाँ पर फुटबॉल की एग्जांपल दी है, उसको मैंने एट सम एंगल थीटा जो है ना, इसको मैंने ऐसे लॉन्च किया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से यूं किया ऐसे। एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ से एट सर्टन हाइट मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे जो है ना वो थ्रो किया, ठीक है। तो वो भी कर्व पाथ में जाएगी, ये भी कर्व पाथ में है। तो ये हमारा केस अलग होगा और इस केस को हम अलग डिस्कस करेंगे, सही है। तो स्टार्ट करेंगे जी हॉरिजॉन्टल वाले केस में, ठीक है। आप ध्यान से बात आपने सुनी है बच्चों, ये इंतहाई आसान और मज़ेदार इक्वेशंस हैं, बस थोड़ी सी आपने जो है वो तवज्जो से चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी, बहुत आसान है आगे। ओके जी, तो यहाँ पर आपने पहले ये बता देना है कि अगर आप किसी सर्टन हाइट पे खड़े हैं, आपके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप प्रोजेक्टाइल कह लीजिए, उसको आपने सीधा हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो वो कुछ देर के बाद जो है ना ऐसे नीचे की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद, सही है। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट केस है, वो यहाँ मैंने मैंशन किया है। When a projectile is thrown horizontally with some initial velocity vi under the action of gravity, ये हमने इसको थ्रो कर दिया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल स्ट्रेट हमने ऐसे थ्रो कर दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वो बिल्कुल जैसे ही यहाँ से गया ऐसा 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 नीचे को बेंड होना शुरू हो जाएगा और फाइनली नीचे आके गिर जाएगा। तो ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है, वो आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की ये कैटेगरी में आ जाता है। अब यहाँ पर आपने करना क्या, पॉइंट्स पहले ध्यान में रखिए, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि हमने करना क्या था इसके अंदर। आपने इसकी जो मोशन है ना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की उसमें जो कंपोनेंट्स है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, फिर फाइनल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, वो कैलकुलेट करने हैं। फिर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो नेट वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी, इसको हम फाइनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक इनिशियल वेलोसिटी थी ये, और कुछ टाइम गुजरने के बाद जो भी वेलोसिटी आपकी आती है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद जो भी वेलोसिटी आपकी आती है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है। उस फाइनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकालना है, 3 चीज़ें होगी। उसके बाद फिर आपने उस वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए रिलेशन निकालना है, 4 चीज़ें होगी। और उसके बाद फिर आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें टोटल हैं, याद रखिएगा, ये पॉइंट भूलने नहीं है, आपने पूरे पॉइंट्स लिखने, आपने 6 पॉइंट्स, ओके जी। तो इंतहाई आसान हिस्से में हमारा जो लेक्चर है वो दाखिल हो चुका है, वो है जी कंपोनेंट्स ऑफ द VI, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट। याद रखो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी वेक्टर जो है वो एट सम एंगल थीटा है, लाइक यहाँ पर देखिए ऐसे होता, तो इसका y कंपोनेंट भी होता है और x कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। अगर ये f है, ये fx और ये fy हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेक्टर है ही अलोंग द x एक्सिस तो उसका y कंपोनेंट 0 होता है, बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस vi इनिशियल वेलोसिटी माना हमने इसको, और इसका जो x कंपोनेंट है vi x से उसको डिनोट किया जाता है, और वो ओरिजिनल वेलोसिटी vi के इक्वल ही है, क्योंकि पूरी वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस ही है,
वाई कंपोनेंट तो इसका है ही नहीं, तो टोटल वेलोसिटी जो है वो इसी का अपना एक्स कंपोनेंट के बराबर ही है, ठीक है। दूसरा वाई कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि जब भी कोई वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस होता है उसका वाई कंपोनेंट जीरो होता है, और जो वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस होगा उसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। जो एक्स और वाई के दरमियान होगा उसका एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, वाई भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर नंबर 2 पॉइंट पे कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं। वी एफ हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि सर बॉडी तो अभी यहाँ तक आई नहीं है, तो आपने फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाली? फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं कि एंड पे वेलोसिटी निकालनी है हमने। फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया था बॉडी ने, कुछ टाइम टी गुजरा, किसी भी टाइम टी के बाद आप जब आप उसको देखेंगे तो वो फाइनल वेलोसिटी ही कहलाएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं कि जब प्रोजेक्टाइल गिरेगा एंड पर आएगा तो फिर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमने, उसके दो कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ एक्स से और एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ वाई से। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा, अब इसके मुताबिक क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड टाइम टी। देखो ये है ना हमारे पास इक्वेशन। अब क्योंकि एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का भी, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब अलोंग द एक्स एक्सिस तो हमने ये देखा था कि भाई हमने एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया हुआ है, कोई भी फोर्स है ही नहीं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी मोशन को डिस्टर्ब करे। नो नेट फोर्स, सो नो एक्सेलरेशन, क्योंकि हम जानते हैं जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, जहां फोर्स नहीं वहां एक्सेलरेशन भी नहीं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। ए एक्स की वैल्यू जीरो बता कर आया हूं आपको पीछे, ठीक है। तो यहां पर ए एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। अब वी आई एक्स जो है वो हमारे पास वी आई कॉस थीटा कहलाता है। आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा था कि ये हमारे पास एक फोर्स एफ है, इसके दो कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई है। जो एफ एक्स होता है उसको हम एफ कॉस थीटा कहते हैं और जो एफ वाई होता है उसको हम एफ साइन थीटा कहते हैं। ऐसा पढ़ के आए ना आप? तो उसी तरह से ये वी आई का एक्स कंपोनेंट है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, तो ये बन जाएगा वी आई कॉस थीटा, ठीक है। और जो वी आई वाई है वो बन जाएगा वी आई साइन थीटा, जैसे यहां पर था ये एफ फोर्स थी, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। इसी तरह से वी आई है तो वी आई कॉस थीटा वी आई साइन थीटा बन जाएगा, राइट। ओके, तो ये आ गया जी हमारे पास जो है वो वी एफ एक्स यानी कि फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अब याद रहे कि ये फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के बराबर आता है। अब पेपर में आपको ये पॉइंट दिया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा जस्टिफाई। अब जस्टिफाई करो तो आप सिंपल सी बात ये बताओगे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन जो आइडियल प्रोजेक्टाइल होता है उसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया होता है, कोई भी नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस होती नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो जिस वेलोसिटी से वो शुरू हुआ था एंड तक उसकी वेलोसिटी वही रहेगी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वही उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, चेंज तो वेलोसिटी में आना नहीं है। इसलिए जो वेलोसिटी थी इनिशियली अलोंग द एक्स एक्सिस वही वेलोसिटी है फाइनली भी अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। बस इतना सा एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, फिर हम जी फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की तरफ। तो सॉरी ये हमने कर लिया वाई कंपोनेंट की तरफ। वाई कंपोनेंट में भी आपने ऐसे करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब क्योंकि हम वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का भी फिर वाई कंपोनेंट लेंगे वी आई वाई प्लस ए वाई, एक्सेलरेशन भी अलोंग द वाई एक्सिस लेंगे और टाइम टी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अब इस केस के अंदर, स्पेशली इस पार्टिकुलर केस के अंदर देखो, हमने जब एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रो किया था। इनिशियल वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल है और जब कोई वेक्टर अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं है, वो जीरो होता है, मैं बता चुका हूं आपको। तो इसलिए यहां पर देखिए वी आई वाई यानी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वो तो नहीं है। ये देखो हमने तो फेंका ही इसको अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई कंपोनेंट तो उसका कहां से आएगा? नहीं है वाई कंपोनेंट, इसलिए यहां पर उसकी जगह पे आ जाएगा जीरो। फिर एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, अब ये कौन सा एक्सेलरेशन था अलोंग द वाई एक्सिस? फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है अलोंग द वाई एक्सिस? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट हो रही है तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इसलिए ए की जगह पे हमने स्मॉल जी लिखा साथ में टी। सो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, खत्म। तो वी एफ वाई यानी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बराबर है जी टी के, ठीक, ओके।
अब उसके बाद हमने ये तो कंपोनेंट्स निकाले। अब किसी एक पॉइंट के ऊपर हमने वेलोसिटी निकालनी है, ये वेलोसिटी। तो अगर आपके पास एक वेक्टर के दो कंपोनेंट हों, जैसे एक वेक्टर f है, उसका fx भी हो fy भी हो, तो आप f की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का स्क्वायर और उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट। तो वो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा यहाँ पर। तो देखिए हमने वही काम किया फिर फाइनल वेलोसिटी vf के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ vf ऑफ x उसका स्क्वायर प्लस vf ऑफ y, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट उसका स्क्वायर ले लो, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस हमारे पास ये है vfx, vi cos थीटा पुट कर दो, vi cos थीटा स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस फिर है जी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, वो ये है gt, यहाँ पर gt लिखे उसके ऊपर स्क्वायर ले लो। तो ये आ गया जी हमारे पास वेलोसिटी अलोंग फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो उसकी वेलोसिटी थी। ठीक हो गया। अच्छा ओके बच्चों, ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vi का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हमने निकालनी है जी इसकी डायरेक्शन, कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरह, और वो पता चलेगी हमें एंगल थीटा कैलकुलेट करने से। ठीक है, तो एंगल थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टेन थीटा क्यों, साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, हम टेन क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रहे प्यारे बच्चों कि जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा वो होता है जी परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो। ठीक है, अब यहां पर हमें जो एक x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दिया रहता है ना वेलोसिटी का, सही है, एक परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है, तो हम इसीलिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आए। ठीक, इस वजह से हमने टेन का इस्तेमाल किया। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और बेस इसका x कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी है। तो आप देख सकते हैं जी ये vfy यानी फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, vfx यानी फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट था वो था हमारे पास gt के बराबर, और फाइनल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट था वो था vi cos ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ जी टी ओवर वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो ये आ गया हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन। ठीक है, ओके जी, अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है जी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखा जाए, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट की थी और कोई एक्सेलरेशन नहीं था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी सेम थी। ठीक है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर बहुत ही आसान फार्मूला इस्तेमाल करते हुए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है s इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं यहाँ पे x लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पर मैं फाइनल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कह दूंगा। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। अच्छा, अब जो फाइनल वेलोसिटी है अलोंग द एक्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, वी एफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया, जैसे मैंने बताया था कि एक का फोर्स है, ठीक है, ये या वेक्टर वी एफ को ही ले लेते हैं, ये वी एफ है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इस कंपोनेंट को बोला जाएगा वी एफ साइन थीटा और इसको बोला जाएगा, ये जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वी एफ कॉज ऑफ थीटा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वी एफ एक्स है, यानी फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, तो हम लिखेंगे वी एफ कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस वजह से हम यहाँ पे इस इक्वेशन की बजाय जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर या जी टी स्केयर, उसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, सो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कैपिटल वाई से डिनोट कर रहे हैं। ये आ गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी एस की जगह पर वाई आ गया, इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस आएगी वी आई वाई
मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो यहाँ पर टाइम आ गया, प्लस हाफ की जगह हाफ आ गया। अब ये जो एक्सेलरेशन है ना, ए वाई लिख दें या इधर जी लिख दें, एक ही बात है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ए वाई लिख दें, साथ में टाइम टी का स्क्वायर। अब क्या करना है जी, मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता ही नहीं है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है। सो वी आई वाई, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो। क्यों? हमने इस ऑब्जेक्ट को, इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, हमने उसको किसी एंगल पे प्रोजेक्ट ही नहीं किया, ठीक है, इस वजह से इसका वाई कंपोनेंट होता ही नहीं है। उसके बाद 1/2 एज इट इज आएगा, ए वाई की जगह पर जी आ गया, टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो ये पूरी टर्म होगी खत्म। सो वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो इसका एक पार्ट था जिसमें हमने एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर जाते हैं जिसमें हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे एट सम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, चलिए जी हेडिंग लगाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड एट सम एंगल विद हॉरिजेंटल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देखिए हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई। आपकी बार हम इसको फुटबॉल की तरह किक करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक एंगल थीटा के थ्रू हमने इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ या हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। ठीक हो गया, अच्छा जी मेंशन करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। ये बात मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एंड आइडियल केस, जब आइडियल केस होगा, ठीक है, आपको बताया है कि आइडियल केस में हम वो तमाम फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं जो कि इस प्रोजेक्टाइल की मोशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसमें मेन फैक्टर होता है हमारे पास विंड का और फ्रिक्शनल फोर्स का, तो वो हमने सब इग्नोर कर दिया। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स एक्ट करती थी फ्रिक्शनल, वो खत्म हो गई है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमारे पास कोई भी फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए नेट फोर्स नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो जीरो होगा, बट इन आइडियल केस, राइट। ओके जी, ओके लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही होती है जो उसको मुसलसल नीचे खींच रही होती है, जैसे पहले प्रोजेक्टाइल में बताया था। तो यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन तो होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जहाँ फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन। नेट फोर्स की बात करता हूँ मैं। ओके जी, सो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी आएगा। क्यों अब की बार मैंने इस माइनस लगा दिया, माइनस क्यों? देखो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को यूँ लेके जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे आता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे से ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर ए वाई जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है इनिशियली यहाँ पर मैंने बताया वो माइनस जी है। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो ये चंद बातें आपको जो पहले भी रिपीट की हैं दोबारा मैंने यहाँ पर बता दी हैं ताकि आपके नोट्स पूरे बने, राइट। वैसे ज़रूरत नहीं थी इसको दोबारा लिखने की, सिर्फ आपके नोट्स बनने के लिए मैंने इनको दोबारा से इसको लिखा। अब आपने वही काम करने जो आप पीछे करके आए, क्योंकि सारे कंसेप्ट तो हमने सीख लिए। अब वही 6 पॉइंट्स आपने यहाँ पे निकालने हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, इसकी फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, और इसके अलावा इसकी जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, बस खत्म। ठीक है, तो चलिए जी सबसे पहले जरा कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब देखो जरा, पहले जो लॉन्च किया था ना वो हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया था, उसका वाई कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ एक्स कंपोनेंट था। ये एट सम एंगल थीटा लॉन्च किया है, इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, तो ये देखो जी मैंने यहाँ पर दिखाया जी, ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ये सिंपली वी है। इसके दो कंपोनेंट्स, क्योंकि हमने इसको ना तो हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया ना वर्टिकली लॉन्च किया है, तो 0 90 के दरमियान इसका है एंगल, इसलिए इसके दोनों कंपोनेंट पाए जाएंगे, वी कॉस थीटा भी होगा और वी साइन थीटा भी होगा। ठीक हो गया, इसलिए यहाँ पर जो वी आई एक्स है यानी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो है वी आई कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया, और इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो है वी आई साइन थीटा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो ये कितने आसानी से आपने दोनों कैलकुलेट कर लिए, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अब बात आ जाती है जी फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। वही सेम टू सेम मैथडोलॉजी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो, निकाल लो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना है, वी एफ का मतलब फाइनल, एक्स लगा दिए तो मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, वी एफ की जगह पे फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वी आई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, और प्लस ए टी, तो ए एक्स आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, और टाइम टी। सही है।
अब जरा देखो बात ध्यान से, वी आई एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली, वी आई एक्स बराबर होता है वी आई कॉस थीटा के, ठीक है, तो लिख दिया वी आई कॉस थीटा, राइट। एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो 0 इंटू टी, ये पूरी टर्म गई, सो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब जरा बात ध्यान से सुनना, देखो वी आई एक्स क्या है, वी आई कॉस थीटा, उसके अलावा वी एफ एक्स क्या है, वी आई कॉस थीटा। यहां पर भी जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वही फाइनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रही। वजह वही है कि हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है, कोई फोर्स मौजूद ही नहीं है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी मोशन को डिस्टर्ब करे, नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सेम रहेगी। ओके, अच्छा जी, फिर हमने निकालनी है जी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ठीक है, वी एफ वाई, सेम वही फार्मूला लगाएंगे। अब वी एफ, तो वी एफ का हम उसकी जगह पे वाई साथ लगा देंगे क्योंकि हम अलोंग द वाई एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं। वी एफ वाई इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस वी आई वाई, ठीक है, प्लस ए, तो एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस ए वाई, साथ में टी, तो टी आ गया, यानी वही चीज़ है, साथ में वाई 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 लगा दो, यानी सब कुछ वाई वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो अब क्या होगा, वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस यानी वी आई साइन थीटा, ये लिखा हुआ है, ये देखो वी आई साइन थीटा लिख दिया, वी आई साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस माइनस जी, ठीक है, साथ में टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये आ गया इसका फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अब आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जो पहले आपको मैंने बताया था कि अगर आपको दिया जाए, चले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, एक v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके वी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो प्लस वी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, ये आसान तरीन फार्मूला है जिसको आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये वही काम किया गया यहाँ पर, देखो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, एक्स लगा तो उसका एक्स कंपोनेंट, वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, वाई लगा तो मतलब उसका वाई कंपोनेंट, ठीक है, दोनों का स्क्वायर ले लिया अलग अलग से, ईच में प्लस लगा दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लो, वी एफ एक्स क्या है, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस उसके बाद वी एफ वाई क्या है, वी एफ वाई की वैल्यू है जी ये रही हमारे पास वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब वेलोसिटी के बाद हमने उसकी डायरेक्शन बतानी है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो काम चलेगा नहीं, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए अगेन हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज tan थीटा। मैंने फिर बता देता हूँ, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस को डील करता है। यहाँ पर x कंपोनेंट y कंपोनेंट बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, ठीक है, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके जी, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट और बेस यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, वी एफ वाई बराबर है जी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। उसके बाद जो वी एफ एक्स है वी आई कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दिया वी आई कॉस थीटा। हमें चाहिए थीटा, टेन उधर जाके हो जाएगा इनवर्स, तो ये जो आपके पास एक रिलेशन आ गया मैथमेटिकल रिलेशन, ये है जी हमारे पास एंगल के लिए, राइट। इसी तरह से अब हमने हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं एज यूजुअल, जैसे पहले भी हमने किया। क्योंकि इस केस में हॉरिजॉन्टल के केस में एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो बड़ी आसानी के साथ हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एस इज इक्वल टू बी टी का फॉर्मूला लगाकर। एस इज इक्वल टू बी टी में अब की बार हम एस जो डिस्प्लेसमेंट है उसको स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे ताकि फ़र्क रहे ना दोनों के अंदर। उसको कैपिटल एक्स से किया था, इसको स्मॉल एक्स से कर लो, ठीक है। तो वी टी, वी जो है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस की मैंने इनिशियल लिखी हुई है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसी तरह से नीचे भी इसकी जगह भी आप वी एफ लिख देंगे, वी एफ, ठीक है, इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वी एफ कॉज ऑफ थीटा टी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। अब वर्टिकल मोशन के अंदर हमारे पास एक नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है और उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए अब की बार आप इतना आसान फार्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वही इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे स्मॉल वाई से, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस को मैं स्मॉल वाई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया एस
इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, वी आई अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, साथ में टाइम टी प्लस हाफ ए टी था, ए टी स्क्वायर, तो ए की जगह पे आएगा ए वाई यानी एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस और साथ में टाइम का स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब क्या करना है जी, आपने वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस किसके बराबर होती है जी, वी आई साइन थीटा के, साथ में टी मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्लस एज इट इज 1/2 एज इट इज और एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस माइनस जी, सही है, और साथ में टी स्क्वायर एज इट इज, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।